नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन हो गया हमारा, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे प्रोड्यूस करें। अब कैसे प्रोड्यूस करें मतलब सामान कैसे बनाए, तो इसके भी दो तरीके होते हैं, दो तरीके से हम सामान बना सकते हैं, या तो लेबर को लगा के या मशीनों को लगा के, दो ऑप्शन है हमारे पास। तो यहां भी एक प्रॉब्लम है भैया, आप लेबर को ज्यादा यूज करें या मशीनों को ज्यादा यूज करें। तो दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू, दिस प्रॉब्लम is related to choice of technique in the production process। तो जो सामान बनाएंगे हम प्रोसेस में, भैया कौन से टेक्निक यूज की जाए। बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ टेक्निक, दो तरह की टेक्निक होती हैं। एक तो होती है लेबर इंटेंसिव बच्चों, और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। भैया लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है बेसिकली कि आपने अपने बिजनेस में लेबर को ज्यादा लगा रखा है और मशीनों को कम यूज किया है। मतलब इन दिस टेक्निक इट मींस मोर लेबर एंड लेस कैपिटल used, या फिर कैपिटल यूज हो इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। भैया ये मतलब कैपिटल इंटेंसिव, तो कैपिटल इंटेंसिव में ज्यादा मशीन है और कम लेबर, इट मींस मोर कैपिटल एंड less labor used in the production process। आप प्रोडक्शन प्रोसेस में ज्यादा कैपिटल लगाएंगे और कम लेबर लगाएंगे तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आप कौन सी यूज करेंगे। तो आप अगर यूज करेंगे, आप एक इंडिविजुअल कौन सी यूज करेगा, ये डिपेंड करता है कि किससे उसको ज्यादा प्रॉफिट बचेगा। क्योंकि हम लोग मनी मैनेजमेंट समझ रहे हैं, और मनी मैनेजमेंट का मतलब सिंपल होता है कि भैया कम खर्चा और ज्यादा प्रॉफिट। तो भैया मतलब प्रोड्यूसर यूज्ड दोज टेक्निक which give higher profit and less cost। अब हमारे इंडिया में, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? लेबर इंटेंसिव। अगर हम बात करें अमेरिका में, वहां पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज की जाती है। तो मतलब यह, क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ती है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां पे लेबर सस्ती है, इस वजह से लोगों से ज्यादा काम कराया जाता है जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ये है। अब भैया मशीनें आ रही हैं तभी तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता जा रहा है, देश में बढ़ता जा रहा है। वहीं हम बात करें अमेरिका में पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहां की जो लेबर है भाई, अब लोग कम मिलेंगे तो वो काम करने के लिए ज्यादा लेंगे पैसा, तो ज्यादा लेंगे तो भैया लेबर महंगी है, तो वो क्या करते हैं, लोगों की जगह क्या लगा लेते हैं, मशीनें लगा लेते हैं। तो वहां पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगती है। तो कोई कंट्री या कोई भी बिजनेसमैन ये देख के करेगा कि किससे मेरा खर्चा कम आ रहा है और किससे मेरा खर्चा ज्यादा आ रहा है। तो बेसिकली ये आपका होता है हाउ टू प्रोड्यूस। अब लास्ट क्वेश्चन, फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू
प्रोड्यूस, मार्क को ज्यादा ही फैल रहा है, टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, ये होता है किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो आप किसके लिए बनाओगे, मतलब आप रिच के लिए बनाओगे सामान या आप पुअर के लिए बनाओगे, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एग्रीगेट लेवल पे, तो मतलब इट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, कि देश में जो इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक के बीच में कैसा हो रहा है, ये डिपेंड करता है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं उसको लिखाता हूं। बेसिकली ठीक है, तो भैया दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है देश में, एक होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं बात करूं पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बेसिकली होता है बेटा कि कंट्री में कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है और बाकियों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो उस देश में जो है कुछ लोग अमीर हो जाएंगे और बाकी लोग गरीब हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि आप जो है सरकार के साथ मिलकर काम कर सकें, लेकिन अंबानी अडानी ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनको बहुत जल्दी सरकारी टेंडर मिल जाते हैं, तो ये तो अमीर होते जाएंगे, बाकियों को चांस ही नहीं मिल रहा है, बाकी छोटे छोटे बिजनेसमैन है उन्हें चांस नहीं मिल रहा है। और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, जो मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी में क्या हो रहा है, बहुत इक्वल हो रहा है। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसे कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। और ये होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। तो भैया अगर देश में किसी भी देश में अगर पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो उस देश का क्या होगा भैया, रिचर के लिए ज्यादा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, मतलब इस कंडीशन में रिच के लिए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं लेकिन गरीबों के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाए जाते, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड भी क्या होगी, उस देश में डिमांड भी क्या होगी, बहुत कम होती है। लेकिन अगर हम बात करें फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में, एक अच्छी खासी इनकम सभी की होती है, तो यहाँ पे डिमांड क्या होती है, सबकी ज्यादा होती है। तो ये आपके लिए डिपेंड करता है, यहाँ पे सभी के लिए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं लेकिन यहाँ पे ओनली रिच के लिए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो भैया लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो हम तो उसके लिए बनाएंगे भैया, हम तो प्रोड्यूसर हैं, हम इतना थोड़ी सोचेंगे, ठीक है, हमें तो सामान बनाना है, हमें तो पैसा कमाना है, तो हम तो क्या सोचेंगे कि जो मेरा सामान खरीद सकता है मैं उसके लिए प्रोडक्ट बनाऊंगा। तो प्रोड्यूसर, तो हम यहां लिखते हैं कंक्लूजन, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, प्रोड्यूस द प्रोडक्ट for those who have purchasing power to buy the product। तो हम उसके लिए बनाएंगे जिसके पास हमारी परचेजिंग पावर है सामान खरीदने की। तो ये थी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, ये आपके एग्जाम से यहां से या फिर यहां से, ये यहां से पूछा ही जाएगा, तीनों में से एक पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, इसी चैप्टर को आगे कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारा वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
कॉस्ट। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अब देखो दो वर्ड से मिलकर है, हिंदी में बोलते हैं इसे अवसर लागत। एक अवसर मिला है आपको और उसकी आपको कुछ ना कुछ लागत पे करनी पड़ेगी। ऐसे ही लाइफ में कुछ पाने के लिए, वो सुना है ना एक कहावत कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो उस कॉन्सेप्ट पे बना हुआ ये आपका कॉन्सेप्ट है कि कुछ ना कुछ पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। अगर आपको लाइफ में सक्सेस पानी है, कुछ पाना है, अपना गोल अचीव करना है, तो आपको आज के टाइम पे पेन जो है झेलना पड़ेगा। ठीक है, आपको आज पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है। तो इसके दो वर्ड से मिला है, सबसे पहला अपॉर्चुनिटी। इट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो आपको कोई बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव मिल गया, मतलब अगली कोई बढ़िया चीज आपके लिए, आपका अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए एक अवसर है, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। इट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब कुछ पाने के लिए एक आपको कुछ ना कुछ खोना पड़ता है, बेसिकली क्या कहलाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। बिकॉज भैया क्यों होता है? रीजन बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड, एंड बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, और बॉन्ड्स क्या है? अनलिमिटेड है। तो इसलिए तो भैया इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। का फॉर्मूला क्या बनता है? फिर कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में गेन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, हम एक और कॉन्सेप्ट से समझेंगे जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यार थोड़ा सा बड़ा लिख देते यार, बच्चों को बड़ी शिकायत होती है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? इसे बोलते हैं उत्पादन, हिंदी में संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र, इसी को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं। इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में कुछ भी लिखा आ जाए आप कर लेना। ठीक है, तो भैया ये क्या होता है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इट इज अ कि भैया हम ग्राफ के थ्रू, डायग्राम के थ्रू हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक डायग्राम के थ्रू हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि दो गुड्स के अगर आप कॉम्बिनेशन बनाते हो, आप दो गुड्स साथ में अगर आप प्रोड्यूस करते हो, तो आप अगर एक पे खर्चा करोगे तो दूसरे पे आपके क्या हो जाएंगे? खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो लिमिटेड है हमारे पास। तो अगर मैं एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो दूसरे का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं एक चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा, कोई मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान दूंगा, तो पिछले वाले पे मेरा ध्यान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of combination या representation of combination of two goods, दो गुड्स के बीच के कॉम्बिनेशन को दिखाता है with limited
लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ, ठीक है। व्हेन वी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी, कमोडिटी का मतलब होता है गुड्स, कोई एक गुड्स का आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो, इट विल रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ अदर एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी होगा। जैसे अजम्पशन मान लेते हैं, भैया मान के चलना पड़ेगा तभी ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि भैया मैं एक चीज का प्रोडक्शन कम करूंगा और दूसरे का बढ़ा दूंगा, एक पे पैसा लगाऊंगा तो दूसरे वाला कम हो जाएगा, क्या पता वो वाला मेरा इतना बन गया हो, पायलट मोड पे होता है बिजनेस में, बहुत तो अच्छा चल जाता है, तो फिर आप एक पे ध्यान देके दूसरे पे भी ध्यान दे सकते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको कुछ माननी चलेगी तभी ये जो है, जो पॉसिबिलिटी कर रहा है ये फॉलो होगा, ठीक है। तो पहला, रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, रिसोर्सेज क्या है आपके पास, फिक्स्ड है। रिसोर्सेज आर या फिक्स की बोलो या लिमिटेड बोलो, लिमिटेड। रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, कि फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं, मतलब पूरे के पूरे जो भी रिसोर्सेज है आपके पास सारे सारे यूज कर रहे हो आप, ठीक है। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट in the production of all goods। भैया हर एक गुड्स के अंदर, अगर मैं पढ़ाने में अच्छा हूं तो जरूरी नहीं है कि मैं खाना बनाने में भी अच्छा होऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भैया अगर मैं एक चीज में अच्छा हूं तो जरूरी नहीं है कि मैं दूसरी चीज में भी अच्छा हूं। इसलिए तो ऐसा होगा, अगर मैं सब में अच्छा हूं तो कोई टेंशन नहीं है, बोलते ना ये लड़का तो भाई एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, तो सब में अच्छा है, तो इसका मतलब उससे कंपेयर थोड़ी करते हैं, एक्सेप्शन वाले से कंपेयर नहीं करते हैं कभी अपने आप को, नॉर्मल वालों से कंपेयर करते हैं, अगर आप नॉर्मल है तो, ठीक है। फोर्थ, टेक्निक रिमेन्स, टेक्नोलॉजी या टेक्निक रिमेन्स कांस्टेंट, कि टेक्निक क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी, टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं कर रहे हो आप, लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव, मशीनों का यूज करके तो प्रोडक्शन बढ़ सकता है, लेकिन भैया रिसोर्सेज तो क्या है हमारे पास, फिक्स्ड है। तब कैसा होगा तो वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, पहले ये उतारिए, नोट डाउन करिए, फिर इसका टेबल और डायग्राम से समझते हैं, कर्व क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो ग्राफ से समझते हैं। चलिए नोट डाउन करिए इसको, तो आगे बढ़ते हैं और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझेंगे बेसिकली। तो अपना टेबल बनाते हैं, यहां पे टेबल कॉम्बिनेशंस ए बी सी डी ई, और यहां पे मान लीजिए कि आप वीट का प्रोडक्शन कर रहे थे, क्योंकि आप वीट के प्रोडक्शन में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से प्रोडक्शन कर रहे थे, आप वीट का प्रोडक्शन कर रहे थे, टन्स में दे रखे हैं, ठीक है। तो आपने जब प्रोडक्शन, और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आपको क्लॉथ का कहीं से ऑफर आया, आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं, आपको कोई बोल रहा है कि आप क्लॉथ का प्रोडक्शन करिए, तो आप इसमें एक्सपर्ट हो, बहुत सालों से आप वीट का प्रोडक्शन करते आ रहे हो, तो आप क्लॉथ का उस टाइम पे जीरो कर रहे थे, अब आपके पास पैसा तो उतना ही है, और हमने क्या बढ़ा, रिसोर्सेज फिक्स्ड है, हमारे पास पैसा भी नहीं है, और हम जितने पैसा है सारे के सारे यूज कर रहे हैं, और भैया रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, जो लैंड वीट में अच्छा है वो क्लॉथ में अच्छा कैसे हो सकता है। मान लो मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है
और मैं इस पे पहले वीट का प्रोडक्शन कर रहा था, अब मैं सोच रहा हूं कि इस पर क्या करना स्टार्ट करूं, क्लॉथ पे। तो मैं थोड़ा थोड़ा लैंड करके यूज करूंगा या एक साथ कर दूंगा, थोड़ा थोड़ा लैंड करके पहले चेक करूंगा कि भाई इसमें एफिशिएंट है या नहीं है, अच्छे से क्लॉथ की खेती हो सकती है इसमें या नहीं हो सकती। तो मैंने यहाँ पे 10 का पहले कम किया, तो यहाँ पे क्या बढ़ गया, 10 का बढ़ गया। फिर मेरे को लगा यार अच्छी बात है, लेकिन जब मैंने इसका 20 पे कम किया तब भी यहाँ कितना बढ़ा, 10 ही बढ़ा। फिर यहाँ 30 कम किया तो भी 10 बढ़ा, 40 कम किया तो भी 40 कम किया तो भी यहाँ 10 ही बढ़ा। कहने का मतलब है जितना मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं उतना मुझे गेन नहीं हो रहा है। अगर मैं इसकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालू कि भैया जितना मैं लॉस कर रहा हूं क्या उतना मुझे गेन हो रहा है, उसे बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MOC। फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन में गेन। ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला होता है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो सबको समझ आ गई कि क्या पाने के लिए कितना खोना पड़ रहा है। अब मार्जिनल का मतलब है हर एक स्टेप पे कितना होना पड़ रहा है। तो भैया पहले पे तो कोई लॉस नहीं, क्योंकि हम सारा पैसा कहां लगा रहे थे, सारे पूरा पीस ऑफ लैंड कहां यूज कर रहे थे, वीट पे। अब मैंने यहाँ पे कितने का लॉस किया, 10 का, तो कितने का गेन हो गया, 10। तो यहाँ तो 1, यहाँ पे कितना लॉस किया, 20 का, तो 10 का गेन, 2। 30 का लॉस देखो, 30 का गैप 10, 3। 40 का लॉस और 10 का तो 4। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है, वैसे तो अपॉर्चुनिटी में फायदा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। मतलब मेरी जो अपॉर्चुनिटी थी उसकी वजह से मेरी कॉस्ट क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब सैक्रिफाइस करने का कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसको कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि आप उस काम में एफिशिएंट नहीं थे, एकदम से आपको जो है क्लॉथ के प्रोडक्शन में डाल दिया गया, तो प्रोडक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा है। बेसिकली कहने का मतलब आप समझ लो कि कॉस्ट बढ़ गई मेरी। तो अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर कॉमर्स के हो, एकदम से आपको साइंस में भेज दिया जाए, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम। पढ़ने में तो आप अच्छे थे, लेकिन आपके मार्क्स कम आने लगे। आप तो भैया क्या हो गया, मैं तो पढ़ने में अच्छा था, जैसे एकदम से बच्चे जब 8th में होता है तो टॉपर 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 बड़े 100 अच्छे परसेंट आते हैं। जैसे वो 9th में आता है वो अपने आप को देखता है कि यार मैं फेल कैसे हो रहा हूँ। तो बेसिकली कैसे होता है वो, क्योंकि उसका एकदम से वो 10th तक जो है वो नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ रहा था, या 9th तक वो 8th तक वो नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ रहा था। जैसे वो 9th में आया उसका सिलेबस चेंज हुआ एकदम से, और उसके मार्क्स क्या हुए, कम हुए, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। जब इसी को हम डायग्राम पे दिखाते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं हम, तो बेसिकली हम यहां पे लिखते हैं आपका क्या, क्लॉथ, और यहां लिखते हैं हम अपना वीट, या ऐसा कर लेते हैं, वीट यहां लिखते हैं और यहां पर क्लॉथ। तो अगर देखिए भैया वीट का प्रोडक्शन 100 तक है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। भैया 10, 20, 30, 40। जब हम यहाँ पे 0 कर रहे थे तो यहाँ पे 100, यहाँ 10 कर रहे हैं क्लॉथ का तो वीट का 90, जब यहाँ 20 कर रहे हैं तो यहाँ पे 70, यहाँ पे 30 कर रहे हैं तो यहाँ 40, और यहाँ 40 कर रहे हैं तो 0। तो अगर आप देखोगे थोड़ा सा ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा आपका, मतलब ठीक है, ऐसा कोई डायग्राम बनेगा। तो बेसिकली जब हम इसका 90 कर रहे हैं तो इसका 10, जब इसका 70 कर रहे हैं तो इसका 20, जब इसका 40 कर रहे हैं तो इसका 30। देखो प्रोडक्शन अगर हमने कम किया, इसे हम M और इसे N नाम दे दें और इसे O नाम दे दें, तो हमने कितने का लॉस किया। MOC का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन में गेन। तो अगर मैं देखूं लॉस कितना हुआ, MN का लॉस हुआ, इतना लॉस हुआ, तो इतना NO का गेन। ठीक है, अब इसके अगर यही होता है आपका क्या, PPC कर, ये होता है हमारा PPC कर, उत्पादन संभावना वक्र। अगर इसकी प्रॉपर्टी को जानने की कोशिश करें, इस डायग्राम को देखने की कोशिश करें, सबसे पहला कैसा ही डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, कैसा ही डाउनवर्ड स्लोपिंग। ध्यान रखना है डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या हुआ, इन पॉइंट को मिला के तभी तो बनाया हमने,
और ये पॉइंट क्या दिखा रहे हैं, मार्जिनल बिकॉज ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, किसकी वजह से बनाइए, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से। सेकंड भैया, अगर मैं सेकंड की बात करूं तो ये कैसी शेप बन रही है, आपने क्लास 10th में लेंस पढ़े होंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो ये बताइए कौन सा लेंस है, ये है आपका कॉनकेव लेंस और ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो इसकी शेप कैसी बन रही है, कॉनकेव शेप, तो कॉनकेव ओरिजिन, कैसा होता है, कॉनकेव ओरिजिन होता है, कॉनकेव शेप होती है इसकी, ठीक है। तो ये था आपका पीपीसी का टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक रह गया, तो आपका हम पढ़ेंगे कि चेंज इन पीपीसी कर्व और फिर लास्ट पीपीसी पे सारी पॉसिबिलिटीज, तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।